morning, all. This is CA Himanshu Khurana, your teacher, taking virtual classes from Commerce Quest Coaching Center. Hope you all are doing good. In today's discussion, dear students, we will start a new topic of theories of rent of your paper Business Economics. आई एश्योर यू बच्चों कि आपको इस टॉपिक में से कम 20% पेपर ज़रूर आएगा, विच मीन्स आपको कम से कम एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन, कम से कम साथ में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के भी इक्वल चांसेस हैं इस चैप्टर में से। मिनिमम 15 मार्क्स का पेपर जिसकी वेटेज ऑलमोस्ट 20% है, आपके टोटल 80 मार्क्स में से आपको ज़रूर इस टॉपिक में से आएगा। और इस टॉपिक को, इस वीडियो को अटेंड करने के बाद आपको कभी भी दोबारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सेशन में बच्चों मैं आपको प्रॉपर रिटन नोट्स, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नोट्स साथ साथ में कवर कराऊंगा। आपको बुक में से इस टॉपिक को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय द एंड ऑफ वीडियो आपके सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। आपका ये फेवरेट टॉपिक बन जाएगा, थ्योरीज ऑफ रेंट। थ्योरीज ऑफ रेंट में बच्चों आपको दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ रिकार्डो थ्योरी एंड सेकंड वन इज़ मॉडर्न थ्योरी। आज के सेशन में बच्चों हम रिकार्डो थ्योरी को कवर करेंगे एंड देन इन अ लेटर सेशन वी विल कवर मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। इस सेशन में बच्चों मैं आपको साथ साथ में समझाऊंगा एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो ये सजेशन है कि आप साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाना। ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी कोई और चीज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन नोट्स को प्रॉपरली प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करके आओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नोट्स को मैंने एग्जामिनेशन स्टाइल में ही बनाया है। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन नोट्स को यूज़ करोगे। इसमें डायग्राम्स भी हैं, टेबल फॉर्मेट में भी है, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में भी है, इजी लैंग्वेज भी है, मीनिंग है, डेफिनेशन है, अजम्पशंस कवर्ड हैं, क्रिटिसिज्म कवर्ड है। इंटायर थ्योरी को हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके अच्छे से कवर अप किया। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है इस थ्योरी का जो हमने कवर नहीं किया। आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। लेकिन बच्चों, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी का तहे दिल से थैंक यू कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप हमारे चैनल पे वीडियोस को अटेंड करते हो, आपने हम पे विश्वास दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज फिर से हमारे चैनल पर आकर वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट। BCom second semester Business Economics, topic is Ricardo theory of rent. Very important topic। सभी बच्चों को एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाना है। और आई रिकमेंड कि आप नोट से पढ़ के जाओ। जो नोट्स मैंने बनाए हैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मिलेंगे और अच्छे से आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। फर्स्ट बच्चों, हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले रिकार्डो थ्योरी बनाने वाले पर्सन का नाम, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो वॉज एन एमिनेंट इकोनॉमिक्स ऑफ 19th century. Before him, economics like Adam Smith regarded rent as a result of boundary of nature. ठीक है, डेविड रिकार्डो 19th सेंचुरी में आए थे, उनसे पहले एडम स्मिथ थे एंड देन इकोनॉमिक्स लाइक जेम्स एंडरसन ओपिनियन रेंट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ठीक है बच्चों, तीन लोगों का मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया है। एक डेविड रिकार्डो, उनसे पहले एडम स्मिथ एंड देन एंडरसन, जेम्स एंडरसन। आपको तीनों का नाम मेंशन करना है। स्टार्ट विथ डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो एक एमिनेंट इकोनॉमिक्स थे जो 19th सेंचुरी में आए थे। उसके पहले एडम स्मिथ ने रेंट को डिफाइन किया था एंड देन जेम्स एंडरसन ने कहा था रेंट इज डिफरेंस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ठीक है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए डेविड रिकार्डो पे, बिकॉज थ्योरी का नाम क्या है, रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट।
इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि उनसे पहले कौन थे और उनके बाद किसने इसको डिफाइन किया। उसके बाद बच्चों इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन में आपको लिखना है रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर यूज ऑफ लैंड ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल। ये डेफिनेशन बच्चों डेविड रिकार्डो ने दी है। डेविड रिकार्डो ने कहा है रेंट अर्थ के उस पोर्शन का हिस्सा है जो हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं ड्यू टू टू फीचर्स। फर्स्ट इज ओरिजिनल यूज ऑफ ओरिजिनल लैंड एज वेल एज इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल। सॉइल की वो इनडिस्ट्रक्टेबल पावर जो कभी भी नष्ट नहीं होती है, और ओरिजिनल लैंड के यूज़ के लिए हम जो लैंडलॉर्ड को पे करते हैं उसको बोलते हैं रेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ज़मीन पर कल्टीवेशन करते हो तो उससे आप प्रोड्यूस आउटपुट पैदा करते हो, उस आउटपुट को आप मार्केट में जाके बेचते हो जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। उस रेवेन्यू जनरेट करने की वजह से आप उस ज़मीन के लैंडलॉर्ड को कुछ पोर्शन पे करते हो, उस पोर्शन को बोलते हैं रेंट। दिस इज़ बच्चों इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अब हम करेंगे अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी। आपको ऑलरेडी पता है इकोनॉमिक्स में हर चीज़ अजम्पशंस पे बेस्ड होती है, स्पेशली थ्योरीज। जितनी भी थ्योरीज हमारी आज तक बनी है उनकी सबकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस का मतलब होता है एक माहौल, उस माहौल में ही वो थ्योरीज एप्लीकेबल है। इस थ्योरी की टोटल अजम्पशंस कितनी है बच्चों? 9। फर्स्ट अजम्पशन इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन का मतलब होता है बच्चों कि आप हमेशा लैंड को डिसेंडिंग ऑर्डर में कल्टीवेट करते हो। मीन्स सबसे फर्टाइल लैंड को आप पहले कल्टीवेट करते हो, उससे कम फर्टाइल लैंड को बाद में कल्टीवेट करते हो। फर्टाइल का मतलब होता है बच्चों उपजाऊपन। उपजाऊपन हिंदी में उसको कहते हैं, उसका मतलब है कि उस ज़मीन में कितनी पावर है कल्टीवेशन की, कितनी पावर है कि उस पर कितनी जल्दी आपको आउटपुट मिलेगा। तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी में आप उसको फर्टाइल करेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट फर्टाइल लैंड है उसको, एंड देन उससे कम फर्टाइल, देन उससे कम फर्टाइल। उसके बाद सेकंड अजम्पशन है बच्चों डिफरेंस इन फर्टिलिटी। देखो यही इसका क्रिटिसिज्म बनेगा आगे जाके। जब हम इसमें क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो आप अजम्पशंस के ही ऑपोजिट क्रिटिसिज्म देखोगे, क्योंकि हम एक्चुअल में ऐसा नहीं करते। हम उसी लैंड को पहले यूज़ करते हैं जो हमें अवेलेबल है, ना कि जो सबसे फर्टाइल है। सबसे फर्टाइल लैंड सभी के पास थोड़ी ना अवेलेबल है। वैसे तो सारी फर्टाइल लैंड थिक फॉरेस्ट से कवर होती है। जैसे आप जंगल में देखोगे वहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, या फिर नदियों के किनारे वाली लैंड फर्टाइल होती है। लेकिन हम उसी लैंड को ज़्यादातर कल्टीवेट करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जिस किसान के पास जो ज़मीन है वो उसी को फर्टाइल समझ के उसके ऊपर अपनी मेहनत करता है। तो यही बाद में इसकी क्रिटिसिज्म बनने वाली है कि हम मोस्ट फर्टाइल लैंड को नहीं, अवेलेबल लैंड को ही कल्टीवेट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंस इन फर्टिलिटी। हर लैंड की फर्टिलिटी डिफरेंट होती है, ये अजम्पशन है। उपजाऊपन डिफरेंट होता है। सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड। हमारे पास जितना अवेलेबल है हम उसी लैंड को कल्टीवेट करेंगे। सप्लाई अबंडेंट में नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है। नेक्स्ट है बच्चों नो ऑल्टरनेटिव यूज़। नो ऑल्टरनेटिव यूज़ में बच्चों आप लिखोगे कि ज़मीन का कल्टीवेशन के अलावा कोई और यूज़ नहीं है। आप उस पर कल्टीवेशन से ही पैसा कमा सकते हो। आप उस ज़मीन पे बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, आप उसको रेंट पे बिल्डिंग बना के नहीं दे सकते, आप उसको कल्टीवेशन के लिए ही इस्तेमाल करोगे। ये इस थ्योरीज की अजम्पशन है। उसके बाद है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन अजम्पशन का मतलब है कि जो आप उस पर प्रोड्यूस पैदा करोगे उसका मार्केट में एक ही रेट है, वो उसी रेट पर मार्केट में बिकेगा, उसके मल्टीपल रेट्स अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जो आपने प्रोड्यूस बनाया उसका भी वही रेट है, जो आपके साथ वाले ने प्रोड्यूस पैदा किया उसका भी वही रेट है। देयर इज़ वन प्राइस इन द एंटायर मार्केट। समझ रहे हो? देयर इज़ वन प्राइस ऑफ द आउटपुट इन द एंटायर मार्केट। नेक्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इस लॉ को आपने पहले पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, और ये लॉ इस थ्योरी की अजम्पशन है कि इसमें भी ऐसा ही होगा। पहले आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, धीरे धीरे आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे। ये भी इसका क्रिटिसिज्म बनेगा, क्योंकि इसका अपोजिट क्या बनता है कि आप उस लैंड पे अगर कल्टीवेशन अच्छे से करो, उस ज़मीन पे मेहनत करो, तो उससे आपके रिटर्न्स बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, कम नहीं होने वाले। लेकिन इसने अजम्पशन लिया रिकार्डो ने
कि आपके धीरे धीरे रिटर्न्स कम हो जाएंगे। उसके बाद आती है बच्चों नो रेंट लैंड। नो रेंट लैंड का कॉन्सेप्ट इसमें एग्जिस्ट करता है। नो रेंट लैंड का मतलब होता है जिससे आपको कोई भी रेंट नहीं मिलता। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ, ये आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है एग्जाम में। इसको हम मार्जिनल लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन अजम्पशन में आप लिखोगे जैसे जैसे कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उस कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हैं उनको फीड करना है, उनको फीड करने के लिए आपको ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए, जिससे आपकी ज़मीन की डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट है बच्चों कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लेबर स्पेंट ऑन इट। दिस इज़ ट्रू। आपका एग्रीकल्चर पे कितना खर्चा होता है वो डिपेंड अकेला उस रेंट पे नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आपने उस पर कितनी लेबर लगाई है। अगर आपने उसमें 4 लोग लगाए हैं तो 4 लोगों का खर्चा, अगर आपने 8 लोग लगाए तो 8 लोगों का खर्चा। तो खर्चा सिर्फ रेंट का नहीं होता, खर्चा उस पर लेबर का भी लगता है। तो टोटल में कितनी असम्पशन है बच्चों? 9 असम्पशन है। शॉर्ट में एक बार समझते हैं। फर्स्ट असम्पशन है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन। इसका मतलब होता है फार्मर जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है पहले उसको कल्टीवेट करेगा। उसके बाद है डिफरेंस इन फर्टिलिटी। डिफरेंस इन फर्टिलिटी का मतलब होता है कि हर लैंड की फर्टिलिटी डिफरेंट होती है, कुछ लैंड सुपीरियर होती हैं, कुछ लैंड इन्फीरियर होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। सप्लाई ऑफ लैंड को ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी अजम्पशन है वो फिक्स्ड है। नो अल्टरनेटिव यूज़। आप ज़मीन का कोई और भी फार्मिंग और कल्टीवेशन के अलावा कोई भी और यूज़ नहीं कर सकते। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है आपके प्रोडक्ट का एक ही रेट है बाज़ार में, चाहे आप बना के बेचो चाहे आपके नेबर बना के बेचो, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्राइस है मार्केट में आपके प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है नो रेंट लैंड। नो रेंट लैंड का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। वो ज़मीन जिसका कोई किराया नहीं मिलता उसको मार्जिनल लैंड भी कहते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी आपके लोगों की डिमांड बढ़ेगी, जिससे आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको कम फर्टाइल लैंड को भी कल्टीवेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर रेंट पे डिपेंड नहीं करता अकेला, उसको लेबर का भी जो खर्चा होता है उस पर भी डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ अकेले रेंट के वजह से खर्चे नहीं होते, लेबर का खर्चा भी होता है। दीज आर 9 assumption ऑफ दिस थ्योरी। आई होप आपको सारी समझ आएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको साथ साथ में नोटिंग करनी है। आप वीडियो को डाउनलोड कर लो, उससे स्ट्रीमिंग का इशू नहीं रहेगा, और आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके नोट कर लो या एंटायर वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उसको नोट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, ये वीडियो आपको बच्चों यूट्यूब के साथ साथ हमारी ऐप पे भी मिलेगी। हमारी ऐप कॉमर्स क्वेस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर एंड्रॉयड यूज़र एज वेल एज़ फॉर आईफोन यूज़र। आईफोन यूज़र को क्लिक करने के बाद लिंक पे एक ऑर्गेनाइजेशन कोड भरना है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है बच्चों CQST। CQST, ये ऑर्गेनाइजेशन कोड आप भरोगे फॉर आईफोन यूज़र्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी को हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। इस थ्योरी को एक्सप्लेन कैसे करना है। थ्योरी इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसके लिए बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझना, आपको एकदम याद हो जाएगा। सपोज देयर इज न्यूली सेटल्ड कंट्री। एग्जाम्पल लेते हैं, एक नया देश बना है, न्यूली सेटल्ड कंट्री है, वेयर पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। देयरफॉर सप्लाई ऑफ लैंड इज़ मच हायर देन डिमांड। वहाँ पे ज़मीन अबंडेंट में अवेलेबल है, डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि वो न्यूली सेटल्ड कंट्री है, वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। ठीक है। उससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द फर्टिलिटी, क्योंकि हर ज़मीन की फर्टिलिटी अलग होती है, ये इस थ्योरी की अजम्पशन है। द मोस्ट फर्टाइल लैंड विल बी कल्टिवेटेड फर्स्ट। तो किसान फार्मर उसी पे कल्टीवेशन करेगा जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। सपोज इट इज़ ए ग्रेड लैंड दैट इज़ मोस्ट फर्टाइल बट विल गेट नो रेंट। ऐसी कैटेगरी ऑफ लैंड जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है उसको हम कहते हैं ए ग्रेड लैंड, लेकिन उसका कोई रेंट नहीं है। रेंट क्यों नहीं है बच्चों? रेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि उसकी सप्लाई अबंडेंट में अवेलेबल है लेकिन डिमांड नहीं है, कोई उसको परचेज नहीं करता, कोई उसका रेंट देने को रेडी नहीं है। तो अबंडेंट सप्लाई होने की वजह से उसका कोई रेंट नहीं है। देयरफॉर इट इज़ प्रूफ। इससे ये क्या प्रूफ होता है? फर्टिलिटी इज नॉट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरिजिनेशन ऑफ रेंट। ये रिकार्डो ने प्रूफ किया। रिकार्डो कहता है देखो, अगर सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड
रेंट नहीं बना पा रही, तो इसका मतलब है फर्टिलिटी वो फैक्टर नहीं है जो रेंट के डिटर्मिनेशन में काम आएगा। ठीक है, इट इज प्रूव फर्टिलिटी इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिनेशन ऑफ रेंट। अब आगे पढ़ते, एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, अब न्यूली सेटल्ड कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, डिमांड फॉर ए ग्रेड लैंड इज इंक्रीज देन द सप्लाई। फिर जितनी सप्लाई है उससे ज़्यादा डिमांड है, डिमांड ज़्यादा होने से क्या होगा, पीपल विल फोर्स्ड टू कल्टिवेट द लेस फर्टाइल लैंड दैट इज बी ग्रेड लैंड। फिर लोग क्या करेंगे, क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अब ए ग्रेड लैंड अवेलेबल नहीं है, लोग बी ग्रेड लैंड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, उसको हम एक विद फिगर्स समझते हैं। सपोज 1 hectare of A grade land provide 50 quintals of wheat. 1 hectare of A grade land produce 50 quintals of wheat. 50 क्विंटल वीट बनाता है ए ग्रेड लैंड। 1 hectare ऑफ बी ग्रेड लैंड प्रोड्यूस 30 क्विंटल्स ऑफ वीट, और जो बी ग्रेड लैंड है उस पर कितना वीट होता है, 30 क्विंटल। सर ए पे 50 बी पे 30 क्यों, क्योंकि बच्चों ए ग्रेड लैंड ज़्यादा फर्टाइल है, उस पर जो वीट की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, और बी ग्रेड लैंड ए से कंपैरेटिवली कम फर्टाइल है, उस पर वीट की प्रोडक्शन विद सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, 30 क्विंटल्स। और 50 क्विंटल इस पे, 30 क्विंटल इस पे, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं बच्चों सरप्लस। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 50 और 30 का डिफरेंस है 20 क्विंटल। अब 20 क्विंटल ऑफ वीट का जितना मार्केट में प्राइस है उतना ए ग्रेड लैंड का रेंट है। रेंट को कैसे उसने समझाया रिकार्डो ने, कि ए ग्रेड लैंड पे 50 क्विंटल है, बी ग्रेड लैंड पे 30 क्विंटल है। ए ग्रेड लैंड सुपीरियर है, उससे सरप्लस कितना तैयार हो रहा है, 50 क्विंटल विद सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट, 30 क्विंटल विद सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट। कितना ज़्यादा बन रहा है ए ग्रेड लैंड पे प्रोडक्शन, 20 क्विंटल। तो ये 20 क्विंटल्स का जो मार्केट में प्राइस है ना, वो ए ग्रेड लैंड का रेंट है। रेंट ऑफ ए ग्रेड लैंड बच्चों इक्वल्स टू द सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन मतलब दोनों का डिफरेंस। किन दोनों का डिफरेंस, ए ग्रेड लैंड का डिफरेंस, बी ग्रेड लैंड का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 क्विंटल। तो जो 20 क्विंटल वीट का मार्केट में प्राइस है उसको बोलेंगे ए ग्रेड लैंड का रेंट। जितना वो आपको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस दे रहा है उतना ही उसका रेंट है। इस केस में उसका रेंट कितना है, 20 क्विंटल्स ऑफ वीट विल बी द रेंट ऑफ ए ग्रेड लैंड, जितना उस 20 क्विंटल वीट का मार्केट में प्राइस है। ठीक है बच्चों, पर क्विंटल का जितना प्राइस है उसको 20 क्विंटल से मल्टीप्लाई करो, जितना अमाउंट बन के आएगा वो उस ज़मीन का किराया है, वो उस ज़मीन का रेंट है। तो ऐसे एग्जाम्पल से हमने रेंट को समझा। एग्जाम्पल क्या थी, सपोज अ न्यूली सेटल्ड कंट्री जहाँ पॉपुलेशन कम है, सप्लाई फिक्स्ड है, डिमांड ज़्यादा है। तो लोग कौन सी लैंड को फर्टाइल समझेंगे, ए ग्रेड लैंड को, और उसी को कल्टीवेट करेंगे, क्योंकि अभी सप्लाई इतनी ज़्यादा है तो उसका रेंट नहीं है। अब इससे ये प्रूफ होता है फर्टिलिटी इज़ नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ए ग्रेड लैंड से हम शिफ्ट हो गए बी ग्रेड लैंड पे, क्योंकि ए ग्रेड लैंड की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है। ए ग्रेड लैंड पे बच्चों 50 क्विंटल ऑफ वीट बनता है विद सेम अमाउंट ऑफ लेबर एंड एज वेल एज कॉस्ट। बी ग्रेड लैंड पे 30 क्विंटल, क्योंकि वो कम फर्टाइल है। 50 और 30 का डिफरेंस 20, जिसको सरप्लस कहते हैं, और इसी सरप्लस को हम उस ज़मीन का रेंट कहेंगे जो है 20 क्विंटल्स ऑफ वीट के प्राइस के बराबर। उसके बाद बच्चों अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी को एक्सप्लेन करा, ठीक है ना। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट उसको समझाएंगे एग्जामिनर को। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट इस थ्योरी में बच्चों दो सिचुएशंस के अंडर होता है। फर्स्ट इज एक्सटेंसिव कल्टीवेशन एंड सेकंड इज इंटेंसिव कल्टीवेशन। फर्स्ट इज एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, सेकंड इज इंटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब समझो, इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर मोर लैंड इज यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। मतलब जब भी हमारी डिमांड बढ़ती है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है, तो हम ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। मोर एंड मोर लैंड इज़ यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। इसको एक टेबल से समझते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 तरह की ज़मीन अवेलेबल है। फर्स्ट इज़ ए ग्रेड, सेकंड इज़ बी ग्रेड, थर्ड इज़ सी ग्रेड, फोर्थ इज़ डी ग्रेड। ए ग्रेड सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, बी उससे कम फर्टाइल है, सी उससे कम फर्टाइल है, डी सबसे कम फर्टाइल है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी इस थ्योरी की असम्पशन है।
10 क्विंटल ए पे बनता है, 8 क्विंटल बी पे बनता है, 6 क्विंटल सी पे बनता है, 4 क्विंटल डी पे बनता है, आउटपुट इन फॉर्म ऑफ वीट। चारों का कॉस्ट मैंने एज्यूम किया कि सेम है, 100 100 100 100। इस पे 100 रुपीज़ का लेबर लगा के और पैसा लगा के 10 क्विंटल वीट बनता है। इस पे 100 का कैपिटल एंड लेबर लगा के 8 क्विंटल वीट बनता है। इस पे 100 का कैपिटल एंड लेबर लगा के 6 क्विंटल वीट बनता है। इस पे 100 का कैपिटल एंड लेबर लगा के 4 क्विंटल वीट बनता है ड्यू टू डिफरेंस इन द फर्टिलिटी। अब सरप्लस ओवर मार्जिनल लैंड, मार्जिनल होता है जिसकी सबसे कम प्रोडक्शन होती है। सबसे कम प्रोडक्शन बच्चों किसकी है? डी ग्रेड लैंड की कितनी? 4। 10 माइनस 4 कितना होता है? 6। 8 माइनस 4 कितना होता है? 4। 6 माइनस 4 कितना होता है? 2। 4 माइनस 4 कितना होता है? 0। फर्स्ट लैंड ए का रेंट कितना है बच्चों? 6, क्योंकि उस पर सरप्लस कितना है? 6। उस पर वीट कितना ज़्यादा तैयार हो रहा है? 6 क्विंटल, उसका रेंट कितना हो गया? 6। सेकेंड लैंड पे कितना ज़्यादा तैयार हो रहा है? 8 माइनस 4 4, उसका रेंट कितना हो गया? 4। थर्ड पे 6 हो रहा है विच इज़ मोर देन 4, कितना? 2, इसका रेंट आ गया 2। और 4 क्विंटल लैंड लास्ट है, इसके ज़्यादा इससे बाद कोई हमारे पास इससे कम फर्टाइल ज़मीन नहीं है, तो इसका रेंट कितना है? 0। इसी को बोलते हैं बच्चों नो रेंट लैंड, जिस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है डेविड रिकार्डो ने। सिर्फ और सिर्फ इसी थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मार्जिनल लैंड, व्हाट इज़ नो रेंट लैंड, तो आप ये टेबल बनाना, डेविड रिकार्डो की रेफरेंस देना और बताना जो हमारे पास लीस्ट फर्टाइल ज़मीन है जिसकी सरप्लस प्रोडक्शन 0 है, उसको बोलते हैं ज़ीरो रेंट लैंड, नो रेंट लैंड, मार्जिनल लैंड। ठीक है, इसमें मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है विद some of the sentences. Suppose there are 4 grades of land divided on the basis of fertility A, B, C, D. On all the 4 grades of land output is different due to fertility. देखा ना आपने 10, 8, 6 and 4. Best fertile land produce more output than other. सबसे बेस्ट क्या था? A grade land. Cost of 1 unit of homogeneous capital and labor, वो मैंने आपको बताया कि मैंने एज्यूम किया है कि चारों में 100 है। ये मेरी एजम्पशन है, ये डेविड रिकार्डो की एजम्पशन है। उन्होंने एज्यूम किया था कि इसको इक्वली रखो, हमें सिर्फ फर्टिलिटी के बेस पे आउटपुट को अलग दिखाना है। उसके बाद बच्चों मैंने इसी को डायग्राम से समझाया, कॉस्ट कर्व की हेल्प से समझाया। रेंट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट कर्व। टेबल से समझ लिया, अब कॉस्ट कर्व से समझते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल्स ऑफ वीट। ए ग्रेड लैंड 10 क्विंटल, बी ग्रेड लैंड 8 क्विंटल, सी ग्रेड लैंड 6 क्विंटल, डी ग्रेड लैंड 4 क्विंटल। उस एग्जाम्पल को कैरी करें। 4 तरह की ज़मीन है, चारों पे वीट की प्रोडक्शन अलग है क्योंकि चारों की फर्टिलिटी अलग है। पहले पे 10, दूसरे पे 8, तीसरे पे 6, चौथे पे 4। उसके बाद बच्चों आपको इसको प्लॉट करना है। सपोज शेडेड एरिया shows the rent according to A, B, C grades of land while D grade land being most inferior does not get any rent. यहाँ पे बच्चों डायग्राम बना हुआ है। इसमें डायग्राम में मैंने 3 तरह के ग्रेड की ज़मीन को कवर करा है, साथ में मैंने मार्केट के आउटपुट को शो किया। ए ग्रेड लैंड, बी ग्रेड लैंड, डी ग्रेड लैंड एंड मार्केट। सी नहीं बनाया क्योंकि स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पे 5 डायग्राम बनाता तो स्पेस नहीं बचती, एंड बुक में भी 4 ही बनाए हुए हैं, तो आप भी इसी को ऐसे ही बना सकते हो। एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स मिलेंगे, आई इज शॉर्ट फुल मार्क्स मिलेंगे। इस पे देखो बच्चों, ये डिफरेंस नज़र आ रहा है शेडेड एरिया का, इसको रेंट बोलते हैं। ए ग्रेड लैंड पे इतना ज़्यादा रेंट है, बी ग्रेड लैंड पे थोड़ा कम रेंट है, सी मैंने बनाया नहीं। डी ग्रेड लैंड पे रेंट नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे शेडेड एरिया नहीं मिलेगा आपको, ऊपर लिख के आना ना शेडेड एरिया शोज द रेंट। इसमें शेडेड एरिया है ए ग्रेड लैंड में, इसमें शेडेड एरिया है बी ग्रेड लैंड में, इसमें नहीं है मतलब ये डी ग्रेड लैंड है। और इसमें बच्चों जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और नीचे बच्चों ये आउटपुट की कर्व है, एक्स एक्सिस इज फॉर आउटपुट, आउटपुट 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 आउटपुट, एंड वाई एक्सिस इज फॉर, यहाँ पे वाई लिख लेते हैं, वाई एक्सिस इज फॉर रेवेन्यू कर्व एंड कॉस्ट कर्व। y-axis represent the cost curve as revenue curve, cost and revenue both, and x-axis show output। ऐसे बना के शेडेड एरिया ए ग्रेड लैंड बी ग्रेड लैंड, डी पे शेडेड एरिया नहीं है मीन्स रेंट नहीं है, और चौथे दोनों की इंटरसेक्शन पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये कॉस्ट कर्व आप पेपर में बनाए ना जैसे मैंने बनाई है, और अच्छा हो जाएगा, आपकी 15 मार्क्स सिक्योर्ड है। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन से कोई बच्चा नहीं लिख के आएगा, आप इसको प्रेजेंटेबल वे में लिख के आना। इन द फिगर नंबर 4, इसको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया क्योंकि इस पर अभी डिस्कशन नहीं हुई थी। इन 4 फिगर मतलब दिस वन
It is market demand and market supply forces determine the equilibrium price. Market demand and market supply forces will determine the equilibrium price. उस वेट का प्राइस किस पे डिपेंड करेगा? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई पे. दैट इज ओ पी. ठीक है, ओ पी. पी का मतलब प्राइस है, देखो चारों में प्राइस. ठीक है, और जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल आ जाएंगे तो ओपी आ जाएगा. ओपी मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस. दैट इज इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई. फ्रॉम अबव वी इंडिकेट रेंट डिटर्मिनेशन ऑफ ए ग्रेड लैंड, बी ग्रेड लैंड एंड डी ग्रेड लैंड रिस्पेक्टिवली. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है इंटेंसिव कल्टीवेशन. अभी हमने क्या पढ़ा? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन. अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटेंसिव कल्टीवेशन. Under intensive cultivation, additional unit of capital and labor leads to increase in the production at the diminishing rate because of law of diminishing return. देखो, इस थ्योरी की assumption है इसमें diminishing return होगा. जैसे जैसे उसकी हम कल्टीवेशन करते जाएंगे ज़मीन की जो क्वालिटी है वो कम होती जाएगी. इस थ्योरी की ये assumption है. मैं नहीं कह रहा, डेविड रिकार्डो कह रहे हैं कि हम ऐसा मानेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमें प्रोडक्शन कम मिलती जाएगी. रियलिटी में ऐसा नहीं होता. अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन इसमें हम ना कैपिटल मीन्स मनी एंड लेबर को इंक्रीज करेंगे. एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में हम ज़मीन को बढ़ाते थे, एडिशनल ज़मीन को इस्तेमाल करते थे. इसमें हम ज़्यादा पैसा और ज़्यादा लेबर लगाएंगे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. इट इज़ नोन एज इंटेंसिव कल्टीवेशन. अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन एडिशनल यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एट डिमिनिशिंग रेट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. लेकिन वो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऐसा अजम्पशन है. अ फार्मर गोज ऑन इंक्रीजिंग द लेबर एंड कैपिटल टिल द टाइम. फार्मर कब तक लेबर और पैसा लगाएगा ज़मीन पे? जब तक बच्चों प्राइस ऑफ मार्जिनल आउटपुट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. सर ये समझाओ मार्जिनल आउटपुट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, समझो. बच्चे मार्जिनल आउटपुट होता है कि थोड़ा और पैसा लगाने से, जैसे अगर आपने ज़मीन पे ना 1 लाख रुपए लगाए, उससे आपको आउटपुट मिलती है. एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं 100 क्विंटल्स. ठीक है, 1 लाख रुपए लगा के 100 क्विंटल एग्जाम्पल है. 1 लाख के बाद उस पर जैसे ही आप 10,000 और लगाते हो, 1 लाख लगाने के बाद आप 10,000 उस पर और लगाते हो. 10,000 और लगाने से आपकी जो प्रोडक्शन है वो 105 क्विंटल हो जाती है. 10,000 रुपये और लगाने से आपकी प्रोडक्शन 5 क्विंटल हो जाती है. जो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ आया उसको बोलते हैं, उस जो 5 क्विंटल वीट का मार्केट में प्राइस है. जैसे 1 क्विंटल वीट 100 रुपये का है तो 5 क्विंटल वीट 500, 1000 रुपये एज्यूम कर लो, 5 इंटू 1000 5000. तो जितना आपका आउटपुट बढ़ा उसके प्राइस को, 5 क्विंटल आपका आउटपुट बढ़ा 10,000 और लगाने से, 1 लाख लगा के 100 क्विंटल, 10,000 और इन्वेस्ट करने से 105 क्विंटल. तो जो 5 क्विंटल का मार्केट प्राइस है उसको बोलेंगे मार्जिनल आउटपुट, और जो 10,000 आपने और लगाए उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट. अब अगर उस 1 क्विंटल वीट का मार्केट में प्राइस है 5,000, 5 क्विंटल बढ़े, 5 क्विंटल आपकी इंक्रीज हुए. एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 क्विंटल वीट 5,000 में बिकता है. 5 क्विंटल वीट बढ़ा आपका 100 से 105 हो गया. 5 का प्राइस कितना हो गया? फिर 1 का प्राइस 5,000 है, 5 का प्राइस 25,000. तो 25,000 की आपकी आउटपुट इंक्रीज हुई. खर्चा कितना हुआ? 10,000 का. तो उसको मार्जिनल आउटपुट और मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं. हम कब तक मार्जिनल कॉस्ट बढ़ाएंगे? जब तक हमें एटलीस्ट उतना पैसा तो मिले जितना हमने इन्वेस्ट किया. जैसे मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो कम से कम 10,000 प्राइस की वीट तो बढ़े, 10,000 का एडिशनल बेनिफिट होगा, तभी मैं एडिशनल कॉस्ट करूँगा. तो फार्मर तब तक पैसा लगाएगा जब तक उसका मार्जिनल आउटपुट का प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट एटलीस्ट इक्वल है. जिस दिन बच्चों उसका कॉस्ट ज़्यादा हो गया, आउटपुट मिल नहीं रहा है, वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा. वो तब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक उसकी जो प्राइस ऑफ मार्जिनल आउटपुट है, मतलब उसको जो फ़ायदा हो रहा है, एडिशनल बेनिफिट हो रहा है, वो एडिशनल कॉस्ट के एटलीस्ट इक्वल है. इक्वल हो या ज़्यादा हो तब तक करेगा. लेकिन यहाँ पे हमने टिल वर्ड यूज़ किया ना, टिल द टाइम, मतलब लास्ट कब तक? जब तक इक्वल है. जैसे ही उसका आउटपुट कम हो जाएगा कॉस्ट से, वो प्रोडक्शन नहीं करेगा. एटलीस्ट इक्वल तो हो, जितना पैसा लगाया उतना तो कमा ले वो.
प्रॉफिट चाहे ना कमाए, तब तक वो उस पर लेबर लगाएगा, कैपिटल लगाएगा। अब दैट डोज ऑफ लेबर इज कॉल्ड मार्जिनल डोज। जो आप एक्स्ट्रा उस पर लेबर और एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो, जो मैंने एग्जांपल में 10,000 लिया था कि 1,00,000 रुपए पहले लगाता था, 1,10,000 अब लगाता है, 10,000 एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं मार्जिनल डोज। और जितने उसने पहला पैसा लगाया था उसको बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल डोज। अब इन दोनों का डिफरेंस होता है रेंट। द डिफरेंस बिटवीन द इंट्रा मार्जिनल डोजेस एंड मार्जिनल डोज इज कॉल्ड रेंट। दैट डोज ऑफ लेबर कैपिटल इज कॉल्ड मार्जिनल डोज एंड ऑल द डोज ऑफ प्रियोर टू इट, इससे पहले जितना पैसा लगाया उसको बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल डोज। मार्जिनल डोज और इंट्रा मार्जिनल डोज के डिफरेंस को बोलते हैं रेंट एज पर इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगाएंगे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो धीरे धीरे कम होता जाएगा ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब बच्चों इसका भी डायग्राम मिलेगा आपको, इसका भी टेबल मिलेगा। डायग्राम देखो, ये डायग्राम है, यहाँ पे डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, ठीक है। इस तरफ बच्चों आउटपुट है, लेफ्ट साइड पे आपको आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट कह सकते हो, प्रोडक्शन कह सकते हो। यहाँ पे बच्चों आप टेबल पहले समझ लो, टेबल से आपको डायग्राम समझ आ जाएगा। ABCD 4 तरह की ज़मीन है। ए पे आउटपुट कितनी है 10 क्विंटल, बी पे आउटपुट कितने 8 क्विंटल, सी पे आउटपुट कितने 6 क्विंटल, डी पे आउटपुट कितनी है 4 क्विंटल। कॉस्ट हमने वही जूम किया, सेम है। 10 - 8, अच्छा सबसे कम ज़मीन, कम उपजाऊ ज़मीन कौन सी है, ये 10 - 4 6, 8 - 4 4, 6 - 4 2, 4 - 4 0, और ये एडिशनल को बोलते हैं हम रेंट। और यहाँ पे बच्चों आपको इसी को प्रेजेंट करना है। 10 क्विंटल पे आपको रेंट मिल रहा है, 8 क्विंटल पे आपको रेंट मिल रहा है, 6 क्विंटल पे आपको रेंट मिल रहा है। उसके बाद आपको रेंट मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये 4 क्विंटल है ना, ये सबसे कम फर्टाइल लैंड है, इस पर सबसे कम प्रोडक्शन होती है। इसको ज़ीरो रेंट लैंड, नो रेंट लैंड और मार्जिनल लैंड भी कहते हैं, जो अभी कॉन्सेप्ट आपने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में सीखा। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन में ये डायग्राम आप बना के आ सकते हो। एग्जाम्पल दिए मैंने, बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डोज ऑफ लेबर कैपिटल द प्रोडक्शन ऑफ 8, 6, 4 and 2 quintals of wheat. The fourth dose is marginal dose where in marginal output is 2 quintal and therefore there will be no rent. वही जो सबसे कम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उस पर हमें सबसे कम फ़ायदा मिल रहा है। आप इसको एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हो। यहाँ पे रेंट हमें मिल रहा है क्योंकि 10 क्विंटल्स है, यहाँ पे रेंट मिलेगा क्योंकि 8 क्विंटल है, यहाँ पे रेंट मिलेगा क्योंकि 4 क्विंटल है। उसके बाद हमें रेंट नहीं मिलेगा क्योंकि सबसे कम प्रोडक्शन सबसे लास्ट में आ रही है। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम आप बनाना, प्रेजेंटेशन स्टाइल यही रखना, और इससे आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, फुल्ली एक्सप्लेन्ड हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 10 क्विंटल कर लो, आप 10 भी लिख लो आगे, और सबसे कम बच्चों 4 को ही रखो, सबसे कम 4। 10 - 4 का डिफरेंस 6, 8 - 4 का डिफरेंस 4, 6 - 4 का डिफरेंस 2, 4 सबसे कम है इसीलिए वहाँ पे नो रेंट लैंड है। 10 - 4 6, 8 - 4 4, 6 - 4 2, 4 से कम नहीं है इसीलिए 4 को हम बोलेंगे नो रेंट लैंड। यहाँ पे इसलिए रेंट नहीं है, रेंट आपको बस 3 स्टेजेस पे है। मार्जिनल आउटपुट इज़ 4 क्विंटल। हमारे एग्जाम्पल में मार्जिनल आउटपुट कितनी है 4 क्विंटल। बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोडक्शन इज फर्स्ट पे 10, सेकेंड पे 8, 10 8, थर्ड पे 6 6, फोर्थ पे 4 4 and fourth dose is the marginal dose where marginal output is 4 quintal, therefore there will be no rent। ठीक है बच्चों।
ये इसका टेबल है, सबसे कम प्रोडक्शन 4 है। उसके बाद बच्चों आपको सीखना है क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। इस थ्योरी में क्या क्या कमियां हैं। क्रिटिसिज्म के बच्चों 5 नंबर है, जितना अभी तक पढ़ा उसके 10 नंबर, क्रिटिसिज्म के 5 नंबर, टोटल क्वेश्चन मिलके बनेगा 15 मार्क्स का। नो रेंट लैंड वाला क्वेश्चन और मार्जिनल रेंट लैंड वाला क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज नो रेंट लैंड, उसमें आप रिकार्डो का रेफरेंस दे सकते हो। आप इसको क्रिटिसिज्म को अच्छे से समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में अलग से भी आ सकता है। फर्स्ट इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है बच्चों, रेंट इज ड्यू टू स्कार्सिटी नॉट ड्यू टू फर्टिलिटी, कि रेंट हमेशा स्कार्सिटी की वजह से आता है, फर्टिलिटी की वजह से नहीं आता है। इसको मैं प्रूव करता हूँ कैसे। कह रहे अगर आपके पास ज़मीन अबंडेंट में अवेलेबल है, चाहे वो जितनी भी फर्टाइल हो, कोई भी उसका रेंट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल देश है, नया सेटल हुआ है, ज़मीन ही ज़मीन है, आप किसी भी ज़मीन पे जाके कोई भी काम कर लो, आपसे रेंट कौन मांगेगा, क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा है। तो रेंट तभी जन्म लेता है जब सप्लाई कम होती है। जैसे आप देखते हो अर्बन एरियाज़ में ज़मीन बहुत कॉस्टली होती है, क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में बच्चों स्कार्सिटी होती है, ज़मीन अवेलेबल ही नहीं है, आपको थोड़ी सी ज़मीन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। और विलेजेस में ज़मीन के रेट कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे अबंडेंट में अवेलेबल है, इसीलिए रेंट हमेशा स्कार्सिटी की वजह से आता है, ना कि फर्टिलिटी की वजह से। उसके बाद है हिस्टोरिकली रॉन्ग। हिस्टोरिकली रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने कहा कि हमेशा इंसान उस ज़मीन को कल्टीवेट करेगा जो उसको अवेलेबल है, ना कि सबसे फर्टाइल ज़मीन को। सबसे फर्टाइल ज़मीन तो बच्चों फॉरेस्ट एरिया में होगी। फॉरेस्ट एरिया का मतलब है जहाँ पे खुद ब खुद इतने इतने बड़े बड़े वृक्ष की प्रोड्यूस हो जाते हैं, वहाँ पे कोई कल्टीवेशन करने जाते हैं नहीं ना, अपने यहाँ पे इतने जंगल बन गए। तो वो एरिया सबसे ज़्यादा थिक फॉरेस्ट वाला एरिया ही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो हम सबसे पहले फर्टाइल एरिया को नहीं करते कल्टीवेट, हम उसी एरिया को कल्टीवेट करते हैं जो अवेलेबल है। इस थ्योरी में क्या कहा है कि सबसे फर्टाइल ज़मीन को सबसे पहले कल्टीवेट करेंगे। सबसे फर्टाइल ज़मीन तो बच्चों फॉरेस्ट एरिया में होती है, तो फॉरेस्ट एरिया में जाके कल्टीवेशन थोड़ी ना करते हम तो कल्टीवेशन वहाँ करते हैं जो हमारे लिए अवेलेबल है। तो हिस्टोरिकली ये थ्योरी में कुछ फैक्ट्स हैं जो गलत है। नेक्स्ट है बच्चों अनरियलिस्टिक अजम्पशन। काफ़ी सारी अजम्पशन इसमें अनरियलिस्टिक है। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, परफेक्ट कंपटीशन। इसमें कहा है कि वीट का एक ही प्राइस होगा मार्केट में, चाहे मैं बनाऊँ चाहे मेरा नेबर बनाए। ऐसे कैसे? वीट की बच्चों क्वालिटी होती है, जो ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का होता है वो वीट महंगा होता है, जो कम क्वालिटी का होता है वो कम महंगा होता है। तो अलग अलग रेट्स होते हैं, एक ही रेट नहीं हो सकता मार्केट में। अनरियलिस्टिक अजम्पशन। नेक्स्ट है रेंट इज़ नॉट पेड ओनली फॉर लैंड। रेंट बच्चों हमें सिर्फ ज़मीन के बदले नहीं मिलता, रेंट मिलने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, अलग अलग वजह से हमें रेंट मिलता है। सिर्फ इसीलिए नहीं मिलता कि वो रेंट लैंड की वजह से मिल रहा है। जैसे वो एरिया कौन सा है, उस एरिया में ज़मीन के रेट क्या चल रहे हैं, वहाँ पे ज़मीन कम अवेलेबल है कि ज़्यादा अवेलेबल है, ये भी मैटर करता है। सिर्फ इसीलिए नहीं रेंट मिलता कि वो फर्टाइल है या वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। स्कार्सिटी की वजह से भी रेंट जनरेट होता है, कम ज़मीन अवेलेबल है तो ज़्यादा किराया मिलेगा आपको उसका। नेक्स्ट है बच्चों ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ लैंड। ज़मीन का एक ही यूज़ नहीं होता, उस पर फार्मर्स कल्टीवेशन ही नहीं करते, आप उस पर बिल्डिंग बना के भी उसको रेंट पे दे सकते हो। कल्टीवेशन ही यूज़ नहीं होता अकेला, उस पर बिल्डिंग बना के आप उसको रेंट पे भी दे सकते हो। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ नीदर ओरिजिनल नॉर इंडिस्ट्रक्टेबल। इसमें लिखा है कि सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं रहती। आपने सुना होगा कि कई बार सॉइल की क्वालिटी इतनी कम हो जाती है कि वहाँ पे प्रोडक्शन करनी डिफ़िकल्ट होती है, जिसको हम बंजर ज़मीन भी कहते हैं। उपजाऊ ज़मीन, बंजर ज़मीन, मतलब इस ज़मीन पे प्रोडक्शन करनी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर प्रोडक्शन होगी। वहाँ पे हो सकता है ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम हो सकता है ना, ऐसे ग्राउंड वाटर का लेवल बड़ा कम है, या फिर वहाँ पे पेस्टिसाइड्स इतने इस्तेमाल हुए हैं, केमिकल्स इतने इस्तेमाल हुए हैं कि अब उस पर प्रोडक्शन करनी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसा नहीं होता कि इंडिस्ट्रक्टेबल है सॉइल की पावर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसने कहा है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जाएंगे हमें उससे मिलने वाला बेनिफिट कम होता जाएगा, जैसे जैसे कल्टीवेशन करेंगे प्रोडक्शन कम होती जाएगी धीरे धीरे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, धीरे 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 कम होना। इसमें आप लिख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, जितनी ज़्यादा अच्छे कल्टीवेशन करोगे उतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होगा। हो सकता है कि फ्यूचर में प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो जाए, ज़्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो ये असम्पशन गलत है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की।
नेक्स्ट है बच्चों नो रेंट लैंड। इसने थ्योरी ने कहा है कि नो रेंट लैंड का कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअल में बच्चों पॉपुलेटेड एरिया में नो रेंट लैंड नहीं होती, आपको हर ज़मीन का कुछ ना कुछ तो किराया मिलेगा ही। कम किराया हो सकता है, ज़्यादा किराया हो सकता है, लेकिन कुछ तो रेंट होगा। नो रेंट लैंड का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, थियोरी में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है रेंट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस। रेंट प्राइस में एंटर नहीं होता, ये भी अजम्पशन गलत है, एक क्रिटिसिज्म है। अगर आप देखो कि जहाँ पे ज़्यादा किराया होता है वहाँ पे जो प्रोडक्शन करते हैं तो वो रेंट को भी तो कस्टमर से ही चार्ज करेंगे। वहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट का प्राइस क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वहाँ पे जो रेंट है वो ज़्यादा है। अगर मैं ज़्यादा किराया खुद पे कर रहा हूँ तो मैं आपको भी तो प्रोडक्ट ज़्यादा रेट पे बेचूंगा। अगर मैं कम किराया पे कर रहा हूँ तो मैं आपको प्रोडक्ट कम रेट पे बेच दूंगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट कम है। तो कॉस्ट कम कैसे होगा? अगर रेंट कम है तो प्रोडक्ट भी सस्ता होगा, और कॉस्ट ज़्यादा कब होगा? जब रेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी महंगा होगा। तो रेंट डज एंटर इनटू प्राइस, रेंट एंटर नहीं करता प्राइस में, ये इसका क्रिटिसिज्म है। रेंट प्राइस में एंटर होता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने कहा है ऐसे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न थ्योरी करेंगे, उसमें ये पॉइंट डिस्कस होगा। एवरी लैंड हैज़ सम फर्टिलिटी, एवरी लैंड हैज़ सम फर्टिलिटी। रिकार्डो का ओपिनियन है कि नो रेंट लैंड होती है। क्यों? क्योंकि वो फर्टाइल बहुत कम है। ऐसा नहीं है, ये भी क्रिटिसिज्म है। हर ज़मीन में कुछ ना कुछ फर्टिलिटी होती है। एवरी लैंड हैज़ सम फर्टिलिटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट लैंड इज़ नॉट फर्टाइल। रिकार्डो ने कहा है नो रेंट लैंड मीन्स इट हैज़ नो पावर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ऐसा नहीं होता, हर ज़मीन में कुछ ना कुछ फर्टिलिटी की पावर्स होती ही हैं। तो ये थी बच्चों इसकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म भी बच्चों कवर्ड है, अजम्पशन स्टार्टिंग में कवर किए। अब हम इस थ्योरी को कंक्लूड करते हैं फटाफट एक क्विक रिवीजन के साथ। सबसे पहले बच्चों आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखनी है डेविड रिकार्डो के रिलेटेड, साथ में एडम स्मिथ का और जेम्स एंडरसन का नाम। डेफिनेशन लिख के आनी है एज पर रिकार्डो। उसके बाद इसमें आपको अजम्पशन करनी है, मैंने टोटल 9 अजम्पशन कवर किए हैं। आपको ये अजम्पशन का डायग्राम बना के आना है। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है, न्यूली सेटल्ड कंट्री वाली एग्जाम्पल। उसमें बच्चों आपको फिर रेंट की एग्जांपल से समझाना है कि रेंट कैसे जनरेट होता है। 1 हेक्टेयर पे ए ग्रेड वाली लैंड पे 50 क्विंटल, बी ग्रेड वाली लैंड पे 30 क्विंटल, 50-30 का डिफरेंस 20, और 20 हेक्टेयर 20 एक्स्ट्रा वीट प्रोड्यूस हो रही है उस ज़मीन पे 1 हेक्टेयर पे, तो 20 क्विंटल का जो प्राइस है उतना ही उस ज़मीन का किराया है, क्योंकि उसी ज़मीन पे सेम खर्चे के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है उसको सरप्लस बोलते हैं, और उस प्रोडक्शन ऑफ वीट का जो रेट है 20 क्विंटल्स ऑफ वीट का, वही उस ज़मीन का रेंट है। स्टेटमेंट के बाद एक्सप्लेनेशन के बाद डिटर्मिनेशन, दो तरह से, एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव। उसमें बच्चों ये डायग्राम बनाने से पहले टेबल बना के आना, उसमें रेंट का आप एक्सप्लेन कर देना कैसे जनरेट होता है, सबसे कम फर्टाइल ज़मीन को सब में से माइनस करके 10-4, 8-4, 6-4, 4-4, और एज्यूम करना कि लेबर और कॉस्ट का एक्सपेंस सेम है। उसके बाद बच्चों इस टेबल को एक्सप्लेन कर देना, साथ में रेंट को कॉस्ट कर्व की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर देना, सेम डेटा के साथ कॉस्ट कर्व बना देना। कॉस्ट कर्व का बच्चों ये डायग्राम है, इसमें ए बी डी के साथ आप मार्केट कर्व ज़रूर शो करना। मार्केट कर्व का मतलब होता है सप्लाई और डिमांड जब इक्वल होते हैं तो उसको इक्वलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे रेंट जनरेट हो रहा है, ऊपर लिख देना शेडेड एरिया रेंट को दिखा रहा है, रेंट, रेंट, नो रेंट एंड मार्केट सप्लाई, ए बी डी एंड मार्केट। इक्वलिब्रियम पॉइंट आता है पॉइंट ई पर, जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इक्वल होता है। उसके बाद इंटेंसिव कल्टीवेशन में आप ज़्यादा पैसा लगाते हो, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में आप ज़्यादा ज़मीन यूज़ करते हो। इंटेंसिव कल्टीवेशन में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा लेबर, और वहाँ पे कब तक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे? जब तक प्राइस ऑफ मार्जिनल आउटपुट और प्राइस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। मार्जिनल आउटपुट का प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट एटलीस्ट इक्वल है। यहाँ पे टिल लिखा है ना, टिल की वजह से लिखा है इक्वल। इक्वल से अगर कम हो जाएगा उससे मिलने वाला बेनिफिट उस पर हो रहे खर्चे को भी नहीं रिकवर कर पा रहा, तो हम उस पर खर्चा क्यों करेंगे? और रेंट का फॉर्मूला क्या है? इंट्रा मार्जिनल डोज और मार्जिनल डोज का डिफरेंस। मार्जिनल डोज क्या होता है और इंट्रा मार्जिनल डोज क्या आता है, यहाँ लिखा हुआ है। फिर अब बच्चों ये डायग्राम इंटेंसिव कल्टीवेशन का बना के आना। यहाँ पे रेंट जनरेट हो रहा है जो शेडेड एरिया है, ये बच्चों ये ऐसे शो भी कर सकते हो। शेडेड एरिया को बोलेंगे रेंट, जितना शेडेड एरिया, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन और फिफ्थ वन, ये 1 2 3 4, ये भी
ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 ये रेंट है, और जहाँ पे शेडिंग नहीं है वो नो रेंट लैंड है, क्योंकि उससे कम प्रोडक्शन किसी भी ज़मीन में नहीं है। उसके बाद ये टेबल बनाया ना, ठीक है। टेबल बनाने के बाद लास्ट में बच्चों क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन करना है। क्रिटिसिज्म के टोटल 10 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि रेंट स्कार्सिटी की वजह से होता है, ना कि फर्टिलिटी की वजह से। हिस्टोरिकली रॉन्ग है। सबसे पहले हम उस लैंड को इस्तेमाल करेंगे जो अवेलेबल है, ना कि जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। वो तो थिक फॉरेस्ट से हाइड है, ठीक है। जैसे थिक फॉरेस्ट जहाँ पे खुद बिना कुछ मेहनत किए इतने इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इतने इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो फर्टाइल तो वो ही ना। तो उस ज़मीन को हम फर्टाइल नहीं कहेंगे जो सिटी में अवेलेबल है। फर्टाइल वो होती है जहाँ पे बिना मेहनत किए इतने इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। हिस्टोरिकली रॉन्ग है ये थ्योरी। अनरियलिस्टिक अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन की। सारे वीट का एक ही प्राइस नहीं होता मार्केट में। रेंट इज़ नॉट पेड फॉर लैंड ओनली, और भी कारण होते हैं। उस पर आप फार्मिंग के अलावा और भी उसके यूज़ कर सकते हो। ये भी रीज़न हो सकता है कि वो शहर में है ये और वो विलेज में। अगर सिटी में है तो ज़्यादा रेट होगा, विलेज में है तो कम रेट होगा। ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ लैंड होते हैं, उस पर बिल्डिंग बना के आप रेंट भी चार्ज कर सकते हो। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल नीदर ओरिजिनल नॉर इनडिस्ट्रक्टेबल, कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कभी नहीं ख़त्म होती, ऐसा नहीं होता। अगर उस पर आप पेस्टिसाइड का यूज़ करो तो उसकी फर्टिलिटी कम भी हो सकती है। ना ही वो ओरिजिनल रहती है हमेशा, ना ही वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो डिस्ट्रक्टेबल है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो सकता है कल्टीवेशन करने से प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो जाए फ्यूचर में। रेंट प्राइस में ज़रूर एंटर होता है। ज़्यादा महंगी ज़मीन पे कल्टीवेट करोगे, प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा महंगा बेचोगे क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। कम रेंट वाली लैंड पे कल्टीवेशन करके प्रोडक्शन करोगे तो कम रेट होगा क्योंकि उसमें कॉस्ट कम है, रेंट कम होने की वजह से। नो रेंट लैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हर एक लैंड की थोड़ी ना थोड़ी फर्टिलिटी या कुछ ना कुछ यूज़ होता ही है। यही नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, एवरी लैंड हैज़ सम फर्टिलिटी। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपकी रिकार्डो थ्योरी की डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विथ मॉर्टन थ्योरी। और बच्चों आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करो। हमारे ऐप में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन फैसिलिटीज़ तब मिलेंगी जब आप ऐप में जाके अपनी मुझे क्लास बताओगे। आपको बताना है कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो। आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, बीकॉम सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। आप बताओगे तभी मैं आप उसको रिस्पेक्टिव बैच में आपको शिफ्ट करूँगा। अगर आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो ऐप पे जाके मुझे मैसेज में बता दो। जब आपको वेलकम मैसेज आता है हमारी तरफ से तो उसका रिप्लाई करके बताओ कि आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तभी मैं आपको बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के बैच में ऐड करूँगा। ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो और फ्री में स्टडी मटेरियल भी हासिल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप मुझे बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अगर आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो मुझे बता दो वहाँ पे आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, मैसेज का रिप्लाई करके। जो चैट में आपको इंट्रोडक्शन मैसेज आता है, वेलकम मैसेज आता है, अलग से भी आप चैट में जाके मैसेज कर सकते हो। तो फिर मैं आपको रिस्पेक्टिव बैच में ऐड कर दूँगा, फॉर एग्जाम्पल बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। हमारे इंस्टा चैनल को भी आप ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। फेसबुक पेज commercequest.hsp पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू अपना समय निकालने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको फ़ायदा हुआ हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मॉडर्न थ्योरी, और इसमें से आपको 100% पेपर ज़रूर आएगा। एक क्वेश्चन तो इसका गारंटीड आएगा, ठीक है। और 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 15 में भी। मिनिमम वेटेज इसकी 15 मार्क्स है, ठीक है। तो पेपर आपका कम से कम 15 नंबर का इस टॉपिक में से ज़रूर आएगा। 15 मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट 20% आउट ऑफ 80। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।